Hello everyone, I'm Sakshi Rautela and today we're going to do some of the previous year questions related to the Unit 2 for CSIR NET Life Science Examination. Let's start with the first question. The question says which of the following statements about meiosis is not true. मतलब हम false statement ढूंढ रहे हैं कि इनमें से कौन सा false statement है. अब सबसे बोल रहा है कि kinetochores of sister chromatids attach to opposite poles in meiosis 1. तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं. डायग्राम ये मियोसिस 1 का है एंड मियोसिस 2 का है. सिंपली सबसे पहले प्रोफेज में क्या हो रहा है कि डिसअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप हो रही है. वी कैन सी कि यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो रहा है. मेटाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर अटैचिंग टू द काइनेटोकोर्स ऑफ दीज होमोलोगस क्रोमोसोम. जो होमोलोगस स्पिंडल फाइबर्स है they are attaching to the kinetochore of these homologous chromosome. Moving on, anaphase 1 में homologous chromosomes तुम्हारे मतलब they are getting separated from each other. and यहीं पे अगर मैं इसके पैरेलली देखूँ कि meiosis 2 में क्या चीज़ें हो रही हैं. meiosis 2 में भी ये एक क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ठीक है. इसकी सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है. उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो रहे हैं एंड देन इन द एनाफेज 2 द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर गोइंग टू गेट सेपरेटेड. यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो रही हैं. तो क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा था कि काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स attached to opposite poles in meiosis 1. So if you see the diagram here, we can simply see कि यहाँ पे meiosis 1 में या फिर मेटाफेज 1 में जो काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट हो रहा है वो काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम का हो रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड का नहीं हो रहा है. वो हो रहा है तुम्हारा मेटाफेज 2 में. सो मुझे फर्स्ट पे ही आंसर मिल जाता है दैट दिस इज़ फॉल्स. ठीक है. मूविंग ऑन, और भी ऑप्शंस देख लेते हैं. काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच टू अपोजिट पोल्स इन मियोसिस 2. ये चीज़ अगर मैं इस डायग्राम में देखूँ ये हो रही है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रेजेंट है, उनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं दे आर गेटिंग अटैच्ड. तो सेकंड वाला इज़ ऑल्सो ट्रू. फिर इसके बाद काइज़मा इज़ फॉर्म्ड इन प्रोफेज 1. तो यहाँ पे आई हैव अटैच्ड दिस डायग्राम एंड यू कैन सी हेयर कि काइज़मा फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस हेयर, कि क्रॉसिंग ओवर एंड काइज़मा फॉर्मेशन इज अकरिंग इन प्रोफेज. एंड दीज आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज लाइक लैप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. After this thing, the fourth option is saying homologous chromosomes are segregated in meiosis 1. क्या homologous chromosome first meiosis 1 में segregate हो रहे हैं? Is this diagram showing this thing? Hello? Yes, ma'am. Yes. So the homologous chromosome they are getting separated in meiosis 1. ठीक है. And sister chromatids जो हो रहे हैं वो separate हो रहे हैं meiosis 2 में. तो सिंपल फैक्ट पे ये बेस था पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू. सो द आंसर हम लोग को नॉट ट्रू ढूंढना था. सो विच वन ऑफ दैट वुड बी फॉल्स? ये वाला फॉल्स और आंसर यही है क्योंकि हमें नॉट ट्रू ढूंढना था. मूविंग ऑन, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट और फॉल्स. सिंपली फॉर फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक. हमें ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं इस टेक्निक से रिलेटेड. मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सी वाली फॉल्स है. ठीक है. इससे पहले जान लेते हैं कि फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक होती क्या है. तो ये एक लेबोरेटरी टेक्निक है जहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर डीएनए के सीक्वेंस को लोकेट कर रही हूँ किसी भी क्रोमोसोम में. तो मैं पूरा एक फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम ले रही हूँ किसी भी इंडिविजुअल का एंड देन उसके बाद उसे ग्लास स्लाइड पे हम लोग फिक्स कर रहे हैं, उसे एक्सपोज कर रहे हैं प्रोब से. प्रोब यहाँ पे कुछ नहीं है, डीएनए के कुछ सीक्वेंसेस होंगे जो कि बाइंड करेंगे टारगेट सीक्वेंस से और ये प्रोब जो होंगे फ्लोरेसेंटली लेबल्ड होंगे और इनको हम देखेंगे कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोप्स पे. ठीक है. तो इस पूरी प्रोसीजर से मैं कर क्या रही हूँ, आई एम सिंपली लोकेटिंग द डीएनए इन द क्रोमोसोम. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ दीज प्रोब्स. तो यहाँ पे फिक्सेशन चीज़ हो रही है, एम्बेडिंग हो रही है, सेक्शनिंग, स्लाइड, हाइब्रिडाइजेशन वेयर आई एम यूजिंग द प्रोब्स. ठीक है, फ्लोरेसेंटली लेबल्ड, वॉशिंग इज ऑल्सो देयर एंड देन थ्रू स्पेशल माइक्रोस्कोप्स आई एम going to observe it. ठीक है. तो moving on to the options here, the options are saying a fluorescence or confocal microscope is used for detection of signal. So you tell me, is this statement true or false? क्या है ये, ट्रू है या फिर फॉल्स है? Are we using some special microscope for this thing? Are we? True. True.
So this is true, okay? Sorry, this is true. Then moving on, a labeled sequence of nucleotides is used. हम labeled sequence use कर रहे हैं, हम fluorescently tagged probes को use कर रहे हैं. So this is also true. फिर इसके बाद क्या हमने यहाँ पे कहीं पे एंटीबॉडीज़ की बात करी है इस पूरी प्रोसीजर पे? नो. सो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली फॉल्स. और इधर पे मैंने वॉशिंग स्टेप यूज़ करा है. अ स्ट्रिग्नेंट वॉशिंग स्टेप इज एसेंशियल टू रिमूव अपीयरेंस ऑफ नॉन स्पेसिफिक सिग्नल. मतलब जो प्रोब्स बाइंड नहीं हुए थे उनको हटाने के लिए क्या लाइक वी हैव यूज वॉशिंग स्टेप हेयर, राइट? सो देयरफॉर दिस is also going to be true. So the answer here was asked कि कौन सा वाला incorrect है. So this is going to be the answer, third one. Moving on, the question is saying glycophorin having one highly hydrophobic domain is able to span a phospholipid bilayer membrane only. कि ये क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है कि ग्लाइकोफोरिन एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो कितने बार किसी भी फॉस्फोलिपिड बायलेयर को स्पैन कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, स्पैनिंग. सो वंस, ट्वाइस, थ्राइस और 4 टाइम्स. तो इसके लिए डायग्राम देख लेते हैं थोड़ा. देखो ये ग्लाइकोफोरिन है. लुकिंग एट द डायग्राम, व्हाट डू यू थिंक कितने बार स्पैन कर रहा है ये? 1 time, 2 time, 3 time. How many times is glycophorin spanning this? 1 time. Okay. बहुत easy क्वेश्चन है, बहुत easy क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, एक बार बस वो स्पैन कर रहा है. So therefore the answer is simply going to be 1 here. But let's just know a little bit more about glycophorin. एक तो देखो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा लगे हैं, ठीक है. और इसके अलावा ग्लाइकोफोरिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है आरबीसी की मेम्ब्रेन पे, और ग्लाइकोफोरिन ए प्रेजेंट है बोला गया है. कभी क्वेश्चन ये नहीं आया कि ग्लाइकोफोरिन कितने बार कर रहा है, तो ये आ सकता है कि बैक्टीरियोरोडोप्सिन कितने बार मतलब उसको स्पैन करता है मेम्ब्रेन को. तो बैक्टीरियोरोडोप्सिन जो है एक 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये 7 बार स्पैन कर रहा है इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर को. और ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटॉन पंप है जो आर्के बैक्टीरिया में देखा जाता है. इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. ओके, तो हमारे इधर से एक सिंपल इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिल रही है कि ग्लाइकोफोरिन मेरा 1 बार कर रहा है स्पैन और बैक्टीरियोरोडोप्सिन मेरा 7 बार कर रहा है. तो इट इज़ अ 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, और ये जो है ये सिंगल टाइम है, तो सिंगल, तो 1 वुड बी द आंसर. मूविंग ऑन, ये जो क्वेश्चन है इट इज़ अबाउट कि सेल साइकिल के इवेंट्स है और मुझे इनका सीक्वेंस बताना है, ठीक है. सो गिवन बिलो आर इवेंट्स इन द सेल साइकिल: फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन एबीसी, phosphorylation of retinoblastoma proteins, and polyubiquitination of securin. Then the D option is association of inner nuclear membrane proteins and nuclear pore complex proteins with chromosome. तो अब मुझे सिंपली बता रहा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कि पहले क्या होता है एंड देन उसके बाद प्रोसीडिंगली किस तरीके से चीज़ें होती हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, इसकी बात कर लेते हैं, चलो ऑप्शंस के हिसाब से चलते हैं. फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन एबीसी, ये जो डायग्राम है दिस इज शोइंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमन्स, ठीक है. और ये चीज़ क्या कर रही है, डिसअसेंबली ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप करेगी. तो ये न्यूक्लियर एनवेलप पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा जब इसकी लेमन प्रोटीन के ऊपर फॉस्फेट मेरा लगेगा, ठीक है. अब ये चीज़ मेरी कहाँ पे होती है, ये फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमन प्रोटीन, ये कौन सा स्टेप है हमारी सेल साइकिल का? एनीवन, किसी को पता है ये चीज़? फॉस्फोराइलेशन, अच्छा ये बता दो, एम फेज के इनिशिएशन में होगी या बाद में होगी? प्रोफेज में होता है. हाँ जी, प्रोफेज में होता है. तो प्रोफेज में, क्योंकि प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप की डिसअसेंबली होती है, तो ये चीज़ मुझे ना एम फेज के स्टार्टिंग में, मतलब प्रोफेज में आई कैन सी दिस थिंग, ठीक है. ये चीज़ याद रख लेते हैं कि ठीक है ये एम फेज में हो रही है, एम फेज में प्रोफेज में हो रही है, ठीक है. फिर इसके बाद फॉस्फोराइलेशन ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा. रेटिनोब्लास्टोमा ये है, ये करता क्या है कि ये E2F के साथ बाइंड करता है. तो जब तक ये E2F के साथ बाइंड कर रहा है, E2F इज़ नॉट फ्री. E2F मेरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इनिशिएशन ऑफ सेल साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है. जीवन को स्टार्ट करने, मतलब जीवन का स्टार्ट एंड सेल साइकिल को इनिशिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बट जब तक इसके साथ रेटिनोब्लास्टोमा लगा है, इट कैन नॉट फंक्शन. तो यहाँ पे जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन होता है, ये चीज़ फ्री हो जाती है एंड इनिशिएशन ऑफ सेल साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट, मतलब सेल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी. तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यही होगा ना कि सेल साइकिल का स्टार्ट होना. एम फेज तो बहुत बाद में आने वाला है उस हिसाब से. तो इधर पे दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट थिंग. इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सेक्योरिन.
ठीक है। तो अब देखो APC इज एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या करता है, सेक्योरिन एक प्रोटीन है जो कि सेपरेस के साथ बाइंड होता है, ठीक है। जब तक ये सेपरेस के साथ बाइंड है, सेपरेस फ्री नहीं है। सेपरेस का मेन काम होता है कोहेजन्स को डिग्रेड कर देना, मतलब कोहेजन्स को हटा देना, ताकि क्रोमैटिड जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। और क्रोमैटिड सेपरेट कब होता है, एनाफेज में होता है, ताकि एनाफेज स्टार्ट हो जाए। तो अब जब APC इसमें पॉलीयूबिक्यूटिनेशन कर देगा, मतलब यूबिक्यूटिन ऐड कर देगा, तो इस सिक्योरिन पे एक टैग लग गया कि दिस हैज़ टू बी डिग्रेडेड। ये टैग्स है। फिर इसके बाद आएंगे तुम्हारे प्रोटियोजोम्स, दे आर गोइंग टू डिग्रेड दिस थिंग। ये डिग्रेड हो गया तो तुम्हारा ये फ्री हो गया, ठीक है। सेपरेस इज फ्री। एज सुन एज सेपरेस इज फ्री, इट इज़ गोइंग टू वो कोहेजन्स को हटा देगा। कोहेजन्स हट गए, सिस्टर क्रोमैटिड्स तुम्हारे अलग हो जाएंगे। सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो गए तो तुम मेटाफेज से एनाफेज में एंट्री ले रहे हो। तो ये चीज़ जो मेरी इनिशिएशन में हो रही थी, दैट वाज द डिसअसेंबली ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप, उससे प्रोफेज में हो रही थी वो चीज़, और ये फेज में मैं मेटाफेज से एनाफेज में आई हूँ। तो मतलब ये तो इसके बाद ही होगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं इन्हीं इन्फॉर्मेशन के हिसाब से चल के देखूं कि क्या आंसर निकलेगा, तो सबसे पहला तो मेरा ये होगा, क्योंकि मुझे इनिशिएशन ऑफ सेल साइकिल करवाना है। तो फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी दिस रेटिनोब्लास्टोमा 1। तो B इज गोइंग टू बी द फर्स्ट। तो B मेरा यहाँ पे और यहाँ पे है। इसके अलावा इसके बाद क्या होने वाला है, क्या इसके बाद C होगा या इसके बाद A होगा? लाइक लुक एट द ऑप्शंस, ठीक है। C मेरे को बोल रहा है कि पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सेक्योरिन होगा। पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सेक्योरिन कहाँ पे हो रहा था तुम्हारा, किस चीज़ में एंट्री के लिए हो रहा था? एनाफेज के लिए हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये तो मेरा C हो गया, और B था ओके सॉरी, एंड A था फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन ABC। और ये चीज़ कहाँ पे हो रही थी मेरी, ये प्रोफेज में हो रही थी। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रोफेज मेरा पहले आएगा, देन मेरा एनाफेज आएगा। सो A मेरा फर्स्ट पहले आएगा, ठीक है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ लैमिन ABC। देन मेरा क्या, देन ये आएगा C, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सेक्योरिन इज गोइंग टू कम। एंड देन उसके बाद ये थर्ड सबसे लास्ट आएगा, दैट इज एसोसिएशन ऑफ इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स विद क्रोमोसोम। सारी डिसअसेंबली हो गई है, ठीक है। इसके बाद वापस से असेंबली भी तो होगी। तो लेट टीलोफेज में चीज़ें वापस से कॉम्पैक्ट होना स्टार्ट हो गई है, इंटैक्ट होना स्टार्ट हो चुकी हैं। वी कैन सी कि इधर पे जो न्यूक्लियर एनवेलप है, दैट वाज गेटिंग, मतलब फॉस्फोराइलेशन की वजह से जो डिसइंटीग्रेट हो गया था, आई कैन सी दैट इट हैज़ बिकम इंटैक्ट अगेन। तो सीक्वेंस ऑफ इवेंट इज गोइंग टू बी कि सबसे पहले रेटिनोब्लास्टोमा वाला इवेंट होगा। दैट रेटिनोब्लास्टोमा में हम लोग का फॉस्फेट लगा, वो फ्री हो गया E2F, इनिशिएशन ऑफ सेल साइकिल हुई। सेकेंड थिंग क्या होगी, सेकेंड थिंग होगी कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ लेमिन ABC, जो कि मेरा प्रोफेज में होता है। फिर इसके बाद क्या होगा, एनाफेज वाली चीज़ होगी। एनाफेज में एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, पॉलीयूबिक्यूटिनेशन ऑफ सेक्योरिन कर लो, सेपरेस तुम्हारा फ्री हो जाएगा। सेपरेस फ्री हुआ, कोहेजन्स हटे, उसके बाद तुम्हारे क्रोमैटिड सेपरेस हुए, हम एंटर हो गए एनाफेज में। एंड देन उसके बाद वापस से चीज़ें इंटैक्ट होंगी। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर है, ओके। मूविंग ऑन, माइटोटिक साइक्लिन CD के एक्टिविटी पीक्स इन M फेज, दिस इज़ बिकॉज, तो ये मेरे को पूछा है कि MCD की एक्टिविटी मेरे को इसी फेज में क्यों दिख रही है। सबसे पहले माइटोटिक साइक्लिन इज सिंथेसाइज्ड ओनली इन M फेज, दैट इज़ नॉट ट्रू। वो हो तो जाता है लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है। अब ये जो आगे के ऑप्शंस हैं, इनको समझने के लिए एक बार डायग्राम देख लेते हैं क्या है, एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दीज ऑप्शंस, ओके। सबसे पहले देखो CD के 1 है एंड M साइक्लिन है, ठीक है। यहाँ पे मेन क्या होता है कि इसके पास इस MCD के पास ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। एक तो इसके पास एक्टिवेटिंग फॉस्फेट रहता है, एक इसके पास इनहिबिटरी फॉस्फेट रहता है। वो किसकी वजह से है, वो है इस V1 काइनेज की वजह से। तो V1 काइनेज इस MCD पे एक इनहिबिटरी फॉस्फेट ऐड कर दे रहा है, जिसकी वजह से ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। फिर CDC25 आता है, ये फॉस्फेटेज है, ये फॉस्फेट रिमूव करेगा और ये इस इनहिबिटरी फॉस्फेट को हटा देगा, जिसकी वजह से मेरा MCD के जो होता है एक्टिव हो जाता है। तो सिंपल सीक्वेंस ऑफ इवेंट ये है कि मेरा MCD के फॉर्म तो होता है, लेकिन उसमें एक इनहिबिटरी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। किसकी वजह से प्रेजेंट होता है, V1 काइनेज की वजह से प्रेजेंट होता है। इसके बाद आएगा तुम्हारा CDC25, क्योंकि मुझे M फेज स्टार्ट करना है। तो CDC25 एक फॉस्फेट है, जो कि फॉस्फेटेज है, जो कि वो रिमूव कर देगा उस इनहिबिटरी फॉस्फेट को, एंड एक्टिव हो जाएगा मेरा MCD के, एंड वहाँ से फिर M फेज मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से
Threshold level of mitotic cyclin accumulate only in late G2. This is not true. Cyclin subunit is activated by phosphorylation only in M phase. क्या phosphorylation से activation हो रहा है M phase में? मतलब जो MCDK है, अगर मैं इसका phosphorylation कर रही थी, इसके पास 2 phosphate थे, मैं जब इसका phosphorylation कर रही हूँ, क्या इस stage में ये active है? Is it active? Inactive है. ठीक है, तो इसको active करने के लिए मुझे क्या करना है? CDC 25 चाहिए। CDC 25 चाहिए, इसका डीफॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा, सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, द काइनेज सब यूनिट इज एक्टिवेटेड बाय डीफॉस्फोराइलेशन ओनली इन एम फेज। सो दिस इज द ट्रू आंसर। यहाँ पे जो मेन इन्फॉर्मेशन हमको याद करनी है वो यही है कि V1 काइनेज हम लोग का MCDK को इनएक्टिव कर रहा है अपना फॉस्फेट ऐड करके, एंड CDC 25 इज द वन जो फॉस्फेट को रिमूव कर रहा है ताकि मेरा MCDK जो है वो एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पे डीफॉस्फोराइलेशन से एक्टिवेशन हो रहा है, ये पॉइंट याद करना है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये है कि सेलेक्ट अ सेल्यूलर बॉडी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बॉडी, ठीक है। तो इनमें से मुझे वो बतानी है कि जो न्यूक्लियर बॉडीज़ के पार्ट नहीं है। देखो न्यूक्लियोलस तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा, वो न्यूक्लियस के अंदर ही होगा। इंटरक्रोमैटिन कब आता है? क्रोमैटिन इज ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। अब मेन कन्फ्यूज़न होती है पी बॉडीज़ में और कजाल बॉडीज़ में। तो ये दोनों टर्मिनोलॉजीज देखो, आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर, फाइंड दीज ऑप्शंस इन दैट पिक्चर एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज़ द पिक्चर, लाइक आप देख लो कि पी बॉडीज़ कहाँ है, कजाल बॉडीज़ कहाँ है, लोकेट देम, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू गो बैक टू द क्वेश्चन। दिख गया कहाँ पे? यस मैम। ओके, तो कहाँ पे, मतलब इसका आंसर क्या होगा? सिलेक्ट अ सेल्यूलर बॉडी विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर बॉडी। तो इनमें से पी बॉडीज़ है या फिर कजाल बॉडीज़ है? जी, पी बॉडीज़ है, क्योंकि पी बॉडीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है? बाहर पे साइटोसोल में प्रेजेंट है, ठीक है। और कजाल बॉडीज़ कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सी हियर, कजाल बॉडीज़ जो है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है और पी बॉडीज़ जो है वो इधर पे प्रेजेंट है, ठीक है। इतना याद मत करो कि ये अंदर प्रेजेंट है, ये बाहर प्रेजेंट है, बस इतना याद कर लो कि पी बॉडीज़ तो मेरी साइटोसोल में प्रेजेंट है। इतना स्ट्रिक्टली इसको भी याद रहेगा तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। पी बॉडीज़ के साथ साथ पी ग्रैन्यूल भी बाहर प्रेजेंट है, देखो। और इसके अलावा जो भी बॉडीज़ हैं, देखो PML, न्यूक्लियर बॉडी, इनके तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये अंदर प्रेजेंट होंगी, न्यूक्लियर स्पेकल। तो पी बॉडीज एंड पी ग्रैन्यूल दोनों की दोनों साइटोसोल में प्रेजेंट है, ठीक है। अदर देन दैट कजाल होगा या कुछ भी होगा वो न्यूक्लियर में प्रेजेंट है। सो thank you very much, and you can join iFly for the following examination like NetGate, DBT, ICMR and everything. So if you want to join us, please contact this number, and we are also present in different platforms like YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitter and Instagram. So if any of you have any problem for like regarding all the questions we discussed, so we can have some discussion over it. किसी को कोई प्रॉब्लम या फिर कोई कंफ्यूजन है ओवर वट एवर वी डिस्कस्ड? हेलो, यस मैम। हाँ जी, बोलिए मैम। जो ये सेपरेज है, तो ये मियोसिस में तो पढ़ा है, माइटोसिस में भी होता है, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में तो पाया जाता है। मियोसिस में तो पढ़ा है मैंने, माइटोसिस में होता है या नहीं? माइटोसिस में, यस, माइटोसिस में भी होगा, क्योंकि लेट मी सी। तो हमने सिक्योरिन की बात करी थी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे, तो आप पूछ रहे हैं कि क्या ये माइटोसिस में भी होती है? माइटोसिस में बोल रहे हैं ना? हेलो, जी हाँ, माइटोसिस में भी प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब क्रोमैटिड्स को एक दूसरे के साथ रहना है, ठीक है, एस फेज में रेप्लिकेशन हुआ और हम नहीं चाहते कि जिनका रेप्लिकेशन हुआ वो कहीं इधर उधर चले जाए, तो ये कोहेजन्स जो होंगे वो वहाँ पे प्रेजेंट होंगे ताकि उन दो रेप्लिकेटेड जो भी क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ रहें, ठीक है। उनको ही डिग्रेड करने का काम सिक्योरिन का है, क्योंकि अगर जब तक सिक्योरिन तुम्हारा अलग नहीं होगा तब तक तुम्हारा सेपरेज नहीं होगा और तुम्हारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग नहीं होंगे। मतलब मेन एक तरीके से देखा जाए तो सिक्योरिन का काम क्या है? सिक्योरिन का काम यह है कि कोहेजन्स एकदम इंटैक्ट रहे, और कोहेजन्स का काम क्या है कि जो हम लोगों के क्रोमैटिड्स हैं जो रेप्लिकेट हुए हैं जस्ट अभी, वो एक दूसरे के साथ रहें,
ठीक है। तो जब तक वो साथ में नहीं रहेंगे तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी ना। मान लो तुमने रेप्लिकेशन किया और एक क्रोमोसोम तुम्हारा क्रोमैटिड कहाँ है और एक कहीं और है, तो उनको एक साथ रखने के लिए मुझे चाहिए कोहेजन, और उसके लिए सिक्योरिन चाहिए, और सिक्योरिन को हटाने के लिए और एनाफेज स्टार्ट करने के लिए भले ही माइटोसिस हो मियोसिस हो, आई हैव टू इंक्लूड दिस थिंग। तो सिक्योरिन वहाँ पे भी काम आएगा, मियोसिस एंड माइटोसिस दोनों में। लॉजिकली यही आंसर है। ओके मैम। ओके, लाइक इज Okay, इट ma'am. क्लियर? थैंक यू। ओके, तो अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सो वी कैन एंड द क्लास हेयर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। Thank you. Thank you.